सबसे पहले फटाफट इसमें रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहली बात आती है सर्कल क्या होता है। तो अब आपको पता है ये प्लेन है, ये देखिए ये प्लेन है, बोर्ड हमारा एक प्लेन है, ठीक है। तो इस प्लेन में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, देखिए प्लेन में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। इनमें से एक पॉइंट को फिक्स कर लीजिए। अब ये हो गया आपका फिक्स पॉइंट, ठीक। फिक्स पॉइंट से आप वो सारे पॉइंट ले लीजिए जो इस फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे, ठीक है ना। मतलब जैसे कि ये वाला एक पॉइंट है, ये इस फिक्स पॉइंट से 2 सेंटीमीटर पे, ये वाला पॉइंट है, ठीक है, ये इस फिक्स पॉइंट से 2 सेंटीमीटर पे, ये वाला पॉइंट 2 सेंटीमीटर पे, ये वाला, ठीक है, इस फिक्स पॉइंट से 2 सेंटीमीटर पे। जरूरी नहीं कि 2 सेंटीमीटर पे लो, आप कितने पे भी ले सकते हो, ठीक है ना। बट आपको फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस वाले सभी पॉइंट लेने हैं। ये देखिए इस तरीके से। अब क्या करेंगे, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे। अब इन सभी पॉइंट्स को ऐसे करके हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे, ठीक है ना। तो ये सर्कल बन गया आपका। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सर्कल? डेफिनेशन ऑफ सर्कल ये है क्या कि इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स। ये देखिए हमने सभी पॉइंट्स का कलेक्शन किया। कौन से सभी पॉइंट का कलेक्शन किया? विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन फिक्स पॉइंट। ओके, तो एक फिक्स पॉइंट है हमारे पास, इस फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे आने वाले सभी पॉइंट्स का हमने कलेक्शन किया, तो हमें यहाँ पे सर्कल मिल गया। अब ये जो फिक्स पॉइंट है इसको हम सर्कल का सेंटर बोलते हैं, सभी बच्चों को पता है। इसको हम क्या बोलते हैं? सेंटर बोलते हैं। सेंटर को हम ओ से दिखाते हैं जनरली, आप किसी और भी लेटर से दिखा सकते हो, ओ डैश से, O1 O2 किसी से भी दिखा सकते हो आप। नाउ इसके बाद सेंटर को अगर हम सर्कल की जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री पे लाई करने वाले किसी भी पॉइंट से ज्वाइन करेंगे तो हमें रेडियस मिल जाएगा, ठीक है ना। ये रेडियस हो गया, ठीक है, ये सभी बच्चों को पता होगा। उसके बाद अगर आपके पास कोई सर्कल है, ठीक है, बस एक रिवीजन है छोटा सा हम करा रहे हैं बच्चों यहाँ पर, ठीक। चलिए, अगर आप इस सर्कल की बाउंड्री पे लाई करने वाले किन्हीं भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो आपको कॉर्ड मिल जाएगा, ठीक है ना। सपोज ये वाला पॉइंट है ए और ये वाला पॉइंट है बी, तो ये देखिए ए बी क्या हो गया, कॉर्ड हो गया। उसके बाद सभी बच्चों को पता है एक ऐसा कॉर्ड जो कहां से पास होता है, सेंटर से, उसको हम डायमीटर बोलते हैं। ये देखिए ये सेंटर ओ है और एक पॉइंट हमने यहां पर लिया पॉइंट सी और एक यहां पर लिया पॉइंट डी। तो ये देखिए ये जो कॉर्ड हमने, ये भी तो कॉर्ड है ना, क्यों? क्योंकि कॉर्ड क्या करता है, सर्कल की बाउंड्री पे लाई करने वाले 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करता है। मतलब कॉर्ड के जो एंड पॉइंट्स होते हैं वो हमेशा कहां पे, सर्कल की बाउंड्री पे। तो सी डी एक कॉर्ड है जिसके एंड पॉइंट्स कहां है, सर्कल की बाउंड्री पे, ठीक है ना। लेकिन इसकी खास बात क्या है, इसकी खास बात ये है कि सेंटर से ये पास हो रहा है। ये कॉर्ड तो है लेकिन ये लार्जेस्ट कॉर्ड है, चेक कर लो, इससे बड़ा कोई कॉर्ड पॉसिबल यहां पर नहीं है, ठीक है ना। तो कॉर्ड ये लार्जेस्ट कॉर्ड है, इस लार्जेस्ट कॉर्ड को हम क्या बोलते हैं, डायमीटर ऑफ द सर्कल, ठीक। तो बस ये सी डी आपका डायमीटर हो गया। अब जो डायमीटर है आपका सी डी यहां पर, ठीक है, तो आप देख सकते हो ओ से लेके डी तक ये रेडियस है, रेडियस को हमने आर से दिखाया। इसी तरीके से ओ से लेके सी तक, इसको हमने आर से दिखाया, ये भी रेडियस है भाई। ओ से डी तक रेडियस है, ओ से सी तक रेडियस है, ठीक। तो डायमीटर टोटल कितना हो गया, डायमीटर, डी फॉर डायमीटर, ठीक है। और डायमीटर कौन है यहाँ पर, सी डी, ठीक। तो डायमीटर का फॉर्मूला क्या हो गया, आर प्लस आर 2r। तो बहुत ईजी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आई थिंक, ठीक है। तो ये सिंपल से कुछ फंडा थे जो हमने आपको बताए। और इसके बाद बच्चों सभी बच्चों को पता होगा कि सेगमेंट और सेक्टर क्या होता है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दूं, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा आपको बता देते हैं। वैसे तो क्लास 10th में आपको सेगमेंट और सेक्टर के बारे में डिटेल में पढ़ना है, बट फिर भी, ठीक है ना। सेगमेंट क्या होता है, देखिए सेगमेंट, देखिए बच्चों सेगमेंट को बनाने के लिए कौन कौन जिम्मेदार है। सेगमेंट को बनाने के लिए एक आर्क जिम्मेदार होगी, आर्क, और एक कॉर्ड, ठीक है ना। एक आर्क, 1 आर्क एंड 1 आर्क एंड 1 कॉर्ड, ठीक है ना। ये देखिए ये आपका सर्कल है इस तरीके से, करेक्ट। और यहां पे आप देख सकते हो ये इसका सेंटर है, करेक्ट। अब हमने देखो यहाँ पे एक आर्क ले ली। आर्क क्या होता है, सर्कल का अगर हम छोटा सा एक पार्ट ले लें, सर्कल का एक पोर्शन ले लें, सर्कल की बाउंड्री का एक पोर्शन ले लें, उसको हम आर्क बोलते हैं। बहुत टेक्निकल डेफिनेशन तो ये नहीं है, लेकिन समझने के लिए मैंने आपको बता दिया है। ये देखिए ये आर्क ए बी है, ठीक। तो ये एक आर्क ले लिया हमने, और हमने यहाँ पर ये देखिए कॉर्ड ले ली इस तरीके से, ठीक है ना। ए बी कॉर्ड है और ये वाली ए बी जो लाइन सेगमेंट दिखाई पड़ रहा है ये क्या है, कॉर्ड है, और ये क्या है, ए बी आर्क है। ए बी आर्क को कैसे लिखते हैं, ये देखिए ए बी के ऊपर एक ऐसे आर्क लगा देते हैं, ठीक। इसको हम पढ़ेंगे ए बी आर्क। नाउ अब ये आपका सेगमेंट हो गया, द रीजन बाउंडेड बाय 1 आर्क एंड 1 कॉर्ड। ये देखिए ये आर्क हो गया और ये कॉर्ड हो गया। ये जो बाउंडेड रीजन है इसको हम क्या बोलेंगे, सेगमेंट बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका क्या, सेगमेंट। अब स्टूडेंट्स ध्यान दें, ये जो आपको ऊपर व्हाइट कलर का पोर्शन दिखाई पड़ रहा है जिसको मैंने शेड नहीं किया है, वो वाला पोर्शन देखो, वो भी तो क्या है, सेगमेंट है। क्यों? क्योंकि यहां पे देखो ये वाली आर्क हो गई ए बी और ये हो गई कॉर्ड। तो ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है ये भी बाउंडेड है, किससे, आर्क से और कॉर्ड ए बी से, ठीक है ना। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, सेगमेंट ही बोलेंगे, लेकिन इसका नाम क्या है, मेजर सेगमेंट। ये सेंटर ओ है, ठीक है, मेजर सेगमेंट। और जो नीचे आपको दिख रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट,
ठीक है ना, माइनर सेगमेंट मेजर सेगमेंट, ठीक है। मेजर थोड़ा आपको बड़ा दिखाई पड़ेगा अक्सर और माइनर आपको छोटा दिखाई पड़ेगा, ठीक। और बहुत टेक्निकली अगर आप जाओगे तो जिस सेगमेंट में सेंटर आता है, मतलब जो सेगमेंट अपने अंदर सेंटर कंटेन करता है, ठीक है ना, उस सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं, मेजर सेगमेंट। आप चेक कर सकते हो, ये वाला जो सेगमेंट है ये अपने अंदर सेंटर को कंटेन करता है, इसको हम मेजर सेगमेंट बोलेंगे। और जिस सेगमेंट में सेंटर कंटेन नहीं होता है उसको हम क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट, ठीक है। बहुत बहुत ईजी, कोई दिक्कत नहीं। नाउ बात करते हैं किसकी, सेक्टर की, ठीक है ना। सो सेक्टर भी देख लीजिए फटाफट बच्चों क्या होता है। इसके अलावा और भी जो चीजें आती रहेंगी वो हम आपको बताते रहेंगे, ठीक है। अभी पूरा रिविजन आपका कराएंगे, टेंशन नहीं है कोई। तो बच्चों देखिए जरा, सेक्टर को बनाने के लिए कौन कौन जिम्मेदार होता है। सेक्टर को बनाने के लिए 2 रेडियाई, ठीक है। देखिए रेडियस का जो प्लूरल होता है उसको हम रेडियाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेडियाई। अगर 2 या 2 से ज्यादा रेडियस होती है तो उसको RADII लिखा जाता है, रेडियाई, ठीक है ना। 2 रेडियाई एंड 1 आर्क, एक आर्क होगा और 2 रेडियाई होंगी, ठीक है ना। चलिए इसी डायग्राम में कर लेते हैं फटाफट यहीं पे, ठीक है। तो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि 2 रेडियाई ले लो और क्या ले लो, 1 आर्क ले लो, ठीक है। चलो ये देखिए, ये इस तरीके से एक सर्कल है और हमने क्या किया यहाँ पर, इस सर्कल में देखिए यहाँ पे एक पॉइंट A लिया, यहाँ पे एक पॉइंट B लिया, ठीक। तो ये देखिए ये आपका बन गया क्या, देखो 2 रेडियाई कौन कौन सी, OA और OB, 2 रेडियाई ले ली और ये AB क्या है आपके पास, आर्क है, ठीक। तो ये वाला जो रीजन आपको दिख रहा है, ये वाला रीजन, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, सेक्टर। सेक्टर इज बाउंडेड बाय व्हाट, 2 रेडियाई एंड 1 आर्क, ठीक। तो बहुत इजी। तो ये जो आपको नीचे दिखाई पड़ रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, बोलेंगे माइनर सेक्टर और इसको हम क्या बोलेंगे, मेजर सेक्टर। तो ये एक शॉर्ट में इंट्रोडक्शन था, बाकी बहुत डिटेल में पढ़ना हो तो आप NCERT प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिए तो आपको पता चल जाएंगी सारी चीज़ें। ओके, तो एक शॉर्ट रिवीजन था, ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी। उसके बाद आइए अब हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को रिवाइज कराना है जो कि NCERT में एज अ थ्योरम आपको दिया हुआ है, करेक्ट। नाउ पॉइंट नंबर 1 कह रहा है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल और ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल सब्सटेंस इक्वल एंगल एट द सेंटर। देखो सबसे पहले बच्चों को ये पता होना चाहिए कि कॉन्ग्रेंट सर्कल्स क्या होते हैं। देखिए अगर 2 या 2 से ज्यादा सर्कल्स दिए हुए हैं, उनके रेडियस अगर इक्वल हैं तो उनको कॉन्ग्रेंट सर्कल्स हम बोलते हैं, ठीक है ना। ओके, नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए ये एक सर्कल मान लीजिए दिया हुआ है और इसका रेडियस है मान लीजिए 4 सेंटीमीटर मान लीजिए, ठीक। और यहाँ पे एक सर्कल दिया है, इसका भी रेडियस कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो दोनों सर्कल का रेडियस इक्वल है, इसलिए दोनों सर्कल क्या है, कॉन्ग्रेंट है, ठीक है ना। भाई जैसे 2 बैंगल ले लो, चूड़ी जो होती है, चूड़ी आपने देखी होगी, जो 2 बैंगल ले लीजिए, 2 बैंगल्स, 2 चूड़ी ले लो तो दोनों चूड़ी का रेडियस तो इक्वल होगा ना, तो दोनों कॉन्ग्रेंट होती हैं। एक चूड़ी को उठा के दूसरे के ऊपर रखो तो एग्जैक्टली वो उसको कवर कर लेगी, ठीक है ना, या सुपर इंपोज कर लेगी आप कह सकते हो, ठीक है। तो वो कॉन्ग्रेंट है, क्या दिक्कत है। इसी तरीके से यहाँ पर 2 सर्कल्स ये कॉन्ग्रेंट है। तो सर्कल का कॉन्ग्रेंट कब होते हैं, जब उनके रेडियस आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया है। चलो कह रहा है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, मतलब या तो एक सर्कल लो और ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल, या तो एक से ज्यादा सर्कल लो लेकिन सर्कल्स क्या होने चाहिए, कॉन्ग्रेंट। तो पहले एक सर्कल में बात करते हैं, फिर एक से ज्यादा सर्कल में बात करेंगे। रुकिए, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल मतलब अगर आपके पास कोई सर्कल है और इसमें अगर आपको इक्वल कॉर्ड्स दी हुई तो इक्वल कॉर्ड्स सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं, ठीक है ना। तो ये है फर्स्ट पॉइंट आपका, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंस इक्वल एंगल एट द सेंटर, ठीक। ये देखिए ये हमने यहां पर कॉर्ड लिया AB और यहां पे हमने कॉर्ड लिया CD और मान लीजिए कि हमें गिवन है क्या कि कॉर्ड AB का लेंथ किसके इक्वल है, कॉर्ड CD के इक्वल है। मान लो क्या गिवन है हमें कि भाई कॉर्ड AB का लेंथ किसके इक्वल है, कॉर्ड CD के। तो ये जो कॉर्ड है AB ये सेंटर पे जितना एंगल बनाएगा उतना ही कॉर्ड CD भी सेंटर पे बनाएगा। मान लो इस कॉर्ड ने सेंटर पे 30 डिग्री बनाया तो कॉर्ड CD ने भी सेंटर पे कितना बनाया, 30 डिग्री, बस, ठीक। और यही फंडा लगता है कहां पर, अगर आपके पास 2 कॉन्ग्रेंट सर्कल हो, जैसे कि मान लीजिए ये देखिए ये 2 कॉन्ग्रेंट सर्कल है, ये वाला और ये वाला, दोनों के रेडियस इक्वल है। अब मान लो कि इसमें एक कॉर्ड दी हुई है MN और यहां पर एक कॉर्ड दी हुई है लेट अस से PQ, ठीक। और कॉर्ड MN की जो लेंथ है वो PQ के इक्वल है। मान लीजिए कि कॉर्ड MN की लेंथ किसके इक्वल है, PQ के इक्वल है, ये गिवन है। पहली बात तो सर्कल्स कॉन्ग्रेंट होने चाहिए और अगर 2 सर्कल्स कॉन्ग्रेंट हैं और उनमें अगर इक्वल कॉर्ड्स दी हुई हैं तो वो इक्वल कॉर्ड सेंटर पे इक्वल एंगल बनाती हैं, ठीक। तो ये देखिए ये MN मान लो यहां पे बना रहा है 40 डिग्री, सो PQ भी यहां पर कितना बनाएगा, 40 डिग्री, ठीक। तो पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया सभी बच्चों को, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल और ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल सबटेंस इक्वल एंगल एट द सेंटर। सेकंड पॉइंट फर्स्ट वाले का कन्वर्स है। If the angle subtended by the chords of a circle or of congruent circles at the center or centers are equal, then the chords are equal। मतलब
अगर आपको यहां पर मान लीजिए इस बार इन्होंने बोला है क्या, इस बार इन्होंने कॉर्ड की नॉलेज नहीं दी है आपको, ठीक है ना, मतलब इन्होंने ए बी इज इक्वल टू सी डी ऐसा नहीं बोला है, लेकिन हाँ ये बोला है कि कॉर्ड्स ने सेंटर पे इक्वल एंगल बना रखा है, ठीक है ना, मतलब ये देखिए पॉइंट ओ है और बोला गया हमें कि भाई एंगल ए ओ बी किसके इक्वल है, चेक करो, ए ओ बी किसके इक्वल है, एंगल सी ओ डी के, ठीक है ना। तो अगर कॉर्ड्स सेंटर पे इक्वल एंगल सब्सटेंड करती हैं तो कॉर्ड का लेंथ आपस में इक्वल होता है, ठीक है ना। तो अगर एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू सी ओ डी है, सी ओ डी दिया हुआ है तो दिस इंप्लाइज व्हाट कि कॉर्ड ए बी का जो लेंथ है वो कॉर्ड सी डी के इक्वल है, ठीक है ना। तो बस ये सिंपल सा फंडा है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, मान लीजिए कि 2 कॉन्ग्रेंट सर्कल हैं और इन दोनों कॉन्ग्रेंट सर्कल्स में ध्यान रखिएगा 2 अलग अलग सर्कल हैं तो कॉन्ग्रेंट होने चाहिए, ठीक है ना, तभी ये कंडीशन फुलफिल होगी जो पढ़ाई जा रही है। चलो देखो, तो 2 अगर कॉन्ग्रेंट सर्कल्स हैं और इन्होंने अगर सेंटर पे इक्वल एंगल बना रखा है, मान लो इसका सेंटर है क्या O और इसका सेंटर है O डैश, ठीक, मतलब एंगल MON इज इक्वल्स टू व्हाट, एंगल PO डैश Q, ठीक है। अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल उसने दे दिए, ये वाला और ये वाला, तो इसका मतलब इनके जो करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स होंगे यानी कि MN इज इक्वल्स टू व्हाट, PQ, ठीक है ना, कॉर्ड्स इक्वल हो जाएंगे। कोई डाउट है बताइए? इक्वल कॉर्ड है तो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएंगे, और अगर कॉर्ड्स ने सेंटर पे इक्वल एंगल बना दिया है तो कॉर्ड्स आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। पॉइंट नंबर 3 है परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। मतलब यहां पे देखिए, अगर आपके पास कोई सर्कल है, ठीक, और इस सर्कल का ये सेंटर है O और हमारे पास कोई कॉर्ड है AB, ठीक है, और हमने क्या किया, हमने सेंटर से, ध्यान दें स्टूडेंट्स, हमने सेंटर से इस कॉर्ड के ऊपर अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, क्या ड्रॉ कर दिया, परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो मान लीजिए हमने सेंटर O से कॉर्ड AB के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया इस तरीके से, ठीक, ये परपेंडिकुलर है, ये इस तरीके से देखिए O से AB के ऊपर परपेंडिकुलर इस तरीके से ड्रॉ किया, ठीक, मींस OM परपेंडिकुलर टू AB, क्या है, OM परपेंडिकुलर टू AB। तो ध्यान रखिए, सेंटर से कॉर्ड के ऊपर डाला गया परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, क्या करता है, कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, मतलब ये जो M होगा ये AB का मिड पॉइंट हो जाएगा, मतलब AM का लेंथ BM के इक्वल हो जाएगा, तो M AB का मिड पॉइंट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, AM इज इक्वल्स टू BM, ओके। तो पढ़ लीजिए, यही बात लिखी हुई है, कह रहा परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, ओके। एंड इसी का कन्वर्स भी ट्रू है, मतलब समझो, मतलब अभी हमने क्या किया, सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो वो कॉर्ड को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। मान लो कि सेंटर से, इसी का कन्वर्स सुन लो, मान लो अगर सेंटर से हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया जो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता हो, तो पक्का वो लाइन सेगमेंट कॉर्ड के ऊपर क्या होगा, परपेंडिकुलर, ओके। सुनो, अब हम क्या बोल रहे हैं, सेकंड कंडीशन में हम ये बोल रहे हैं, इसी का कन्वर्स क्या, कि अगर आपके पास कोई कॉर्ड है PQ और आपने सेंटर से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है इस तरीके का, लेट अस से ON, और ON की खासियत क्या है, ON बाइसेक्ट्स PQ, ON इस तरीके से ड्रॉ किया गया है कि ON PQ को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब कि N इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ, तो पक्का ON PQ पे क्या होगा, परपेंडिकुलर, ठीक। चेक करो, इस बार सेंटर से परपेंडिकुलर, इस बार फर्स्ट टाइम जो हमने पढ़ा वो सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, यानी कि गिवन क्या था, OM परपेंडिकुलर टू AB, और इसका रिजल्ट क्या आया, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। लेकिन इस बार क्या किया हुआ है, इस बार हमें गिवन है क्या, कि N इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ, यानी कि हमें गिवन है कि भाई PN इज इक्वल्स टू क्या है, PN इज इक्वल्स टू क्या है, QN है, ठीक है। यानी कि सेंटर O से एक लाइन सेगमेंट ON इस तरीके से ड्रॉ किया गया कि वो PQ को बाइसेक्ट करता है, तो पक्का इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट आएगा कि भाई ये वाला एंगल क्या होगा, 90 डिग्री, और ये भी 90 होगा ऑब्वियसली, लीनियर पेयर से, यानी कि ON इज परपेंडिकुलर टू व्हाट, PQ। ये बात है, कोई डाउट है बताइए, सिंपल है। तो 3 और 4th वाले पॉइंट यहीं आप पढ़ सकते हो। 4th वाला पॉइंट 3rd का कन्वर्स है, क्या, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्टिंग द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, ठीक है ना। कोई डाउट है बताइए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5th। पॉइंट नंबर 5th इज वेरी इजी, सभी बच्चों को आता होगा। क्या पढ़ाया था, देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। सुनिए बच्चों, कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। कोलिनियर पॉइंट मतलब जो पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में आते हैं, ये देखिए जैसे कि पॉइंट A, पॉइंट B और पॉइंट C, ये एक स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। जो पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन में लाई करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर, ठीक है ना। और नॉन कोलिनियर क्या होते होंगे, सोचो।
जो एक स्ट्रेट लाइन में लाई ना करते हैं उसको हम नॉन कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं। जैसे कि आइए हम आपको 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का एग्जांपल देते हैं, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का एग्जांपल, ठीक है ना। किस तरीके से, यहां पे देखिए ये देखिए स्टूडेंट्स, एक पॉइंट हमने यहां पे लिया, दूसरा यहां पे लिया, तीसरा यहां पे लिया, करेक्ट। हाँ, तो ये हो गया आपका पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ये एक नॉन कोलिनियर है। क्यों? क्योंकि अगर आप इनको एक लाइन पे लाई कराने की कोशिश करोगे, इनमें से 2 पॉइंट तो लाइन पे लाई कर जाएंगे, बट थर्ड वाला मिस हो जाएगा। चेक करो, अगर हमने एक लाइन ड्रॉ करी मान लो इस तरीके से, तो ए और बी लाइन पे आ गए, लेकिन सी मिस हो गया, ठीक। तीनों एक साथ एक लाइन पे नहीं आ रहे हैं इस टाइम। अगर आप बी और सी को ज्वाइन करोगे तो ए बी सी के ऊपर लाइन नहीं कर रहा है, अगर आप ए और सी को ज्वाइन करोगे तो बी मिस हो जाएगा, समझ गए। तो ये तीनों क्या है, नॉन कोलिनियर है। तो वो क्या कहता है 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे अगर, तो उनसे केवल एक और एक ही सर्कल पास हो सकता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा बच्चों, 3 गिवन पॉइंट से एक ही सर्कल पास हो सकता है, याद रखिएगा। तो एक सर्कल कुछ इस तरीके से होगा जो तीनों से पास होगा। और कैसे पास होता है ये हमने आपको कंस्ट्रक्शन करके दिखाया हुआ है एनसीईआरटी में। क्या करते हैं, याद करिए, कैसे निकालते हैं इसका सेंटर सर्कल का। ये आपको ए दिया है, ये आपको बी दिया है, ए बी और ये सी दिया है। हम क्या करते हैं, ए बी को ज्वाइन करेंगे और AC को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे और AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। याद है, जहां पे ये इंटरसेक्ट करेगा वही क्या है, सर्कल का सेंटर है। O से A तक का रेडियस लेके OA एक आर्क लगाना इस तरीके से शुरू करेंगे, OA रेडियस लेके, तो आपको एक सर्कल इस तरीके से मिल जाएगा, जो कि कहां से पास करेगा, A, B और C से। तो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से केवल एक और एक ही सर्कल पास हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 6 देखिए, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल और ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर और सेंटर्स। देखिए कह रहा है कि जो मान लो पहले आप एक सर्कल ले लो, आप सिंगल एक सर्कल ले लो, ठीक है ना। आपने एक सिंगल एक सर्कल लिया इस तरीके से, यहां पे दिखाता हूं मैं आपको, ये एक सर्कल है आपके पास, ठीक। और इस सर्कल में जो इक्वल कॉर्ड्स होंगी वो सर्कल से इक्वल डिस्टेंस पे होंगी, सर्कल के सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होंगी। ओके, तो ध्यान से चेक करिए, ये सेंटर है, ठीक, और इक्वल कॉर्ड्स हमने ले लिए। मान लीजिए ये देखिए, ये एक कॉर्ड हमने ले ली ए बी, और दूसरी कॉर्ड हमने यहां पर ले ली लेट अस से सी डी, करेक्ट। तो और मान लीजिए कि कॉर्ड्स के लेंथ आपस में इक्वल है, मतलब ए बी इज इक्वल टू सी डी है। सो ए बी इज इक्वल टू अगर सी डी है, तो जो इक्वल कॉर्ड्स होती हैं वो सेंटर से इक्वी डिस्टेंट होती हैं, मतलब कि कॉर्ड ए बी सी डी के इक्वल है, ये तो गिवन है। लेकिन इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट ये आएगा कि कॉर्ड ए बी की सेंटर से दूरी, यानी कि ये सेंटर है ओ से, ये देखिए एम तक, ये ओ एम क्या है, डिस्टेंस है किसकी, ए बी की, कहां से, सेंटर से, ठीक है ना। तो सेंटर से कॉर्ड ए बी की डिस्टेंस और सेंटर से कॉर्ड सी डी की डिस्टेंस, लेट अस से ओ एन, ये वाली डिस्टेंस ओ एन और ओ एम आपस में इक्वल होंगी। कोई डाउट है बताइए। और याद रखिएगा, सेंटर से जो डिस्टेंस आती है, डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, ये ओ एम परपेंडिकुलर होगा किस पे, ए बी पे। याद रखिएगा, डिस्टेंस हमेशा कॉर्ड पे क्या होती है, परपेंडिकुलर, ठीक है। डिस्टेंस ऐसा नहीं हो सकता है, ये देखिए ये सेंटर है और ये कॉर्ड है ए बी, ठीक है, ये सेंटर ओ है, ये डिस्टेंस नहीं होगा। ये देखो, ये एंगल 90 नहीं बन रहा है, ठीक, ये 90 भी होना चाहिए, ये 90 भी होना चाहिए, ठीक है। बहरहाल फिर से सुन लीजिए, अगर किसी सर्कल में कॉर्ड्स इक्वल हैं तो वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होती हैं, करेक्ट। यानी कि कॉर्ड ए बी और कॉर्ड सी डी का लेंथ अगर इक्वल है तो सेंटर से ए बी की डिस्टेंस ओ एम और सेंटर से सी डी की डिस्टेंस ओ एन, ये दोनों आपस में इक्वल होंगी। एंड इसी का कन्वर्स भी ट्रू है, क्या, कि अगर किसी सर्कल में कॉर्ड्स की डिस्टेंस सेंटर से इक्वल दी हो तो कॉर्ड्स इक्वल होती हैं। मतलब मान लीजिए कि आपको बोला है किसी सर्कल में अगर उन्होंने आपको एक कॉर्ड दे दी है ए बी और एक कॉर्ड दे दी, ये सेंटर है ओ, और एक कॉर्ड दे दी मान लो एम एन, ठीक है ना, या कॉर्ड का नाम मान लो सी डी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो कॉर्ड सी डी है, ठीक, कॉर्ड एम एन और कॉर्ड सी डी। अब इन्होंने आपको क्या बोला इस बार कि ए बी की डिस्टेंस क्या है, ओ एम है, ठीक, और सी डी की सेंटर से डिस्टेंस क्या है, ओ एन है, करेक्ट। तो इन्होंने बोला कि भाई इस बार जो सेंटर से डिस्टेंस है वो इक्वल है, यानी कि ओ एम इज इक्वल्स टू क्या है, ओ एन है, तो पक्का कॉर्ड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, यानी कि ए बी इज इक्वल्स टू क्या होगा, सी डी होगा। तो ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट था, आप लोग को पता होगा, ठीक है ना। तो सेम सर्कल में आप चेक कर सकते हो, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, एंड इसी का कन्वर्स क्या, कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। या तो आप दो डिफरेंट सर्कल्स में भी ये थ्योरम लगा सकते हो, लेकिन शर्त ये है क्या, कि दोनों सर्कल्स क्या होने चाहिए, कॉन्ग्रुएंट। मतलब अगर आपके पास दो सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट है, मान लीजिए ये देखिए इस तरीके से, इसका रेडियस है r, ठीक, और ये एक और सर्कल है, इसका रेडियस भी r है, दोनों का रेडियस सेम है, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो अगर इसमें इक्वल कॉर्ड्स होंगी, मतलब यहां पे देखिए
कोई कॉर्ड ए बी है, और यहां पर देखिए ये देखिए कोई कॉर्ड क्या है सी डी है। मान लीजिए कि हमें बोला गया है कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू व्हाट सी डी, मान लो दिखने में छोटा बड़ा लग रहा होगा, कोई बात नहीं। कॉर्ड ए बी अगर सी डी के इक्वल है और सर्कल अगर कॉन्ग्रेंट है तो पक्का ये कॉर्ड्स सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पे होंगी। मतलब अगर कॉर्ड ए बी का आप सेंटर से डिस्टेंस निकालो, ये सेंटर है ओ, ठीक, तो सेंटर से डिस्टेंस है कितनी ओ एम, और यहां से देखिए ये सेंटर है ओ और सेंटर से डिस्टेंस कितनी है ओ एन है, करेक्ट। तो ओ एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ओ एन, एंड वाइस वर्सा। इसी का कन्वर्स भी ट्रू है क्या, कि अगर दो सर्कल कॉन्ग्रेंट है और दो सर्कल जो कॉन्ग्रेंट हैं उनके कॉर्ड्स अगर सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे हैं, यानी कि ओ एम इज इक्वल टू अगर ओ एन उसने दे दिया है तो पक्का कॉर्ड्स क्या होंगे इक्वल, यानी कि ए बी इज इक्वल टू सी डी हो जाएगा, ठीक है ना। तो सिंपल है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग नोट कर सकते हो, बहुत ईजी हैं, और एनसीईआरटी में हम लोगों ने इसको बहुत डिटेल में कवर किया हुआ है। तो मैं बार बार बोल रहा हूं कि अगर आपने एनसीईआरटी वाला प्लेलिस्ट नहीं फॉलो किया है, ठीक है, तो आप उसको टाइम निकाल के फॉलो कर लीजिए, कॉपी में नोट्स बनाइए, ठीक है, और बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर फायदा होने वाला है। वहाँ तो बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाया हुआ है, यहाँ जस्ट मैं रिवाइज करा रहा हूँ। चलिए पॉइंट नंबर 8 में आइए आप लोग। कह रहा है इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल देन देयर करस्पॉन्डिंग आर्क्स आर कॉन्ग्रेंट, ठीक है ना, एंड कन्वर्सली इफ टू आर्क्स आर कॉन्ग्रेंट देन देयर करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आर इक्वल। देखो इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, ठीक है, अगर दो इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, मतलब किसी सर्कल के टू कॉर्ड्स अगर इक्वल हैं, ठीक है ना, मतलब समझो ये एक सर्कल है, ठीक, और ये इसका सेंटर है ओ, इसके दो कॉर्ड्स इक्वल हैं, ले लीजिए कोई भी, मान लीजिए कि हमने एक कॉर्ड लिया ए बी, ठीक, और यहां पे हमने एक कॉर्ड लिया क्या सी डी, ठीक है ना, ये ए बी है और यहां पर ये क्या है सी डी। दो कॉर्ड्स अगर इक्वल हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग आर्क्स कॉन्ग्रेंट होंगे। अब इसके करस्पॉन्डिंग आर्क्स क्या होते हैं बच्चों, ये देखिए ये ए बी कॉर्ड का करस्पॉन्डिंग आर्क ये रहा, ये यहां से यहां तक का लेंथ जो है ये सर्कल का ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये आर्क है ए बी, किसके करस्पॉन्डिंग ए बी कॉर्ड के करस्पॉन्डिंग, ठीक, और सी डी कॉर्ड के करस्पॉन्डिंग ये वाला आर्क है, ये देखिए, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर ए बी किसके इक्वल है सी डी के, मतलब टू कॉर्ड्स इक्वल है, अगर ए बी किसके इक्वल है सी डी के, तो इनके करस्पॉन्डिंग जो अगर कॉर्ड ए बी सी डी के इक्वल है तो इनके करस्पॉन्डिंग आर्क्स जो होंगे वो कॉन्ग्रेंट होंगे। मतलब ये जो आर्क ए बी की जो लेंथ है, आर्क ए बी इज इक्वल्स टू व्हाट आर्क सी डी, ये चीज होगी। अब कुछ बच्चे इसका मतलब नहीं समझते हैं। इसका मतलब ये है कि आप एक धागा लेके आओ, थ्रेड, ठीक है ना, ये देखिए ये थ्रेड लेके आइए आप इस तरीके से, ये थ्रेड, और ए से रखिए, फेविकोल लगाओ इसमें, और ये वाले पाथ पे ए बी के अलॉन्ग इसको रख दो इस तरीके से, फेविकोल से लगा दो, लेकिन सुखाना नहीं इसको, है ना, ड्राई नहीं करना, नहीं सूख के में चिपक जाएगा। जैसे ही आपने लगाया तुरंत आप निकाल लीजिए इसको। तो ये वाली जो लेंथ है, ये जो लेंथ है, ये किसकी लेंथ है, इतनी लेंथ किसकी लेंथ है आर्क ए बी की। इसको ले जाके जब आप सी डी के ऊपर ऐसे रखोगे तो ये एग्जैक्टली सी डी को कवर कर लेगा। इसको दूसरे तरीके से, इस तरीके से आप समझ सकते हो कि मान लो अगर सीजर से हम ये वाला पोर्शन कट करें, कौन सा, ये वाला सेगमेंट और ये वाला, इसको एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज करेंगे तो ये वाली जो आर्क ए बी है एग्जैक्टली किसको कवर कर लेगी सी डी को। ये कॉन्ग्रेंट का मतलब होता है, ठीक है ना, कोई डाउट है बताइए। तो अगर इक्वल कॉर्ड्स हैं तो करस्पॉन्डिंग आर्क्स इक्वल होती हैं, और इसी का कन्वर्स भी ट्रू है। मतलब अगर आर्क्स इक्वल हैं, अगर किसी सर्कल्स में टू आर्क्स इक्वल मतलब कॉन्ग्रेंट, ठीक है, अगर किसी सर्कल में टू आर्क्स कॉन्ग्रेंट हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स क्या होंगे इक्वल। मतलब समझो, मान लो यहीं पे उसने हमें ये बोल दिया होता, ये ऐसा नहीं बोला होता कि कॉर्ड्स इक्वल है, ना ना ना, ऐसा बोल दिया होता क्या कि आर्क ए बी किसके कॉन्ग्रेंट है आर्क सी डी के, ठीक, आर्क ए बी किसके कॉन्ग्रेंट है, कॉन्ग्रेंट का चलो साइन बना देते हैं, कॉन्ग्रेंट का भी इक्वल बनाएंगे तो कॉन्ग्रेंट कर लो, ठीक, ठीक है, ए बी आर कॉन्ग्रेंट है किसके सी डी के, तो इनके करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स क्या होंगे इक्वल, यानी कि ए बी इज इक्वल टू व्हाट सी डी, ए बी इज इक्वल टू व्हाट सी डी। तो बस यही चीज लिखी हुई आप पढ़ सकते हो पॉइंट नंबर 8 में। इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल देन देयर करस्पॉन्डिंग आर्क्स आर कॉन्ग्रेंट, एंड कन्वर्सली इफ टू आर्क्स आर कॉन्ग्रेंट देन देयर करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आर इक्वल। ओके, कोई डाउट है बताइए। अब नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कॉन्ग्रेंट आर्क्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। क्या कह रहा है, कह रहा है कॉन्ग्रेंट आर्क्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। इसका क्या मतलब है, अगर आपको कॉन्ग्रेंट आर्क्स दी हुई हैं, ठीक है, तो वो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाते हैं। इसमें कौन सी नई बात हो गई, कुछ नहीं। देखिए क्यों, क्योंकि अगर आप लोग ध्यान दें स्टूडेंट्स, तो ये देखिए अभी हम इस कॉर्ड को हटा देते हैं यहाँ से, ठीक, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, तो आप क्लियरली यहाँ से देख सकते हो कि
ये जो आर्क ए बी है, ये आर्क ए बी है, ये कॉन्ग्रेंट है किसके, आर्क सी डी के। ओके, आर्क ए बी इज कॉन्ग्रेंट टू व्हाट, आर्क सी डी, ये आपको गिवन है। तो कह रहा है कि जो कॉन्ग्रेंट आर्क्स होंगी ये सर्कल के सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएंगे। मतलब अगर हम ये जो आर्क ए बी, इसका एंड पॉइंट ए और एंड पॉइंट बी को अगर सेंटर से ज्वाइन कर दें ऐसे, भाई चेक करो ना, आर्क ए बी के एंड पॉइंट्स क्या है, ए और बी, तो ए और बी को अगर सेंटर से ज्वाइन करोगे तो यहां पे जो एंगल बनेगा यानी कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू व्हाट। अब देखो ये सी डी आर्क के जो एंड पॉइंट्स हैं सी ए और डी है, तो सी को आप सेंटर से और डी को आप सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो ये वाला जो एंगल है यानी कि एंगल सी ओ डी। ठीक है, सो मैं इसको डार्क कर देता हूं, एंगल ए ओ बी एंड एंगल व्हाट, सी ओ डी, ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, ऐसा वो लोग बोल रहे हैं। कोई डाउट है बताइए। अब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा बहुत इजी बच्चों, पता है क्या, सुनो भाई एक बात बताओ, अगर इन्होंने बोल दिया है कि आर्क ए बी कॉन्ग्रेंट है किसके, सी डी के, अगर आर्क्स कॉन्ग्रेंट होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग कॉर्ड भी तो इक्वल होते हैं। मतलब समझो, मतलब ए बी का लेंथ, कॉर्ड ए बी का लेंथ कॉर्ड सी डी के इक्वल हो जाएगा। और हमने क्या पढ़ा है भाई, आर्क ए बी कॉन्ग्रेंट था किसके, सी डी के, तो इनके करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स भी तो इक्वल होंगे ना, और इक्वल कॉर्ड सेंटर पे इक्वल एंगल बनाते हैं, हमने पढ़ा है। ठीक है, इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो चेक करो, अगर ये कॉर्ड ए बी का लेंथ सी डी का इक्वल हो गया तो ये सेंटर पे इक्वल एंगल ही तो बनाएंगे। इसीलिए उन लोग ने क्या बोल दिया कि कॉन्ग्रेंट आर्क्स जो होते हैं वो सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं। तो कोई प्रॉब्लम इसमें होना नहीं चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10 और 11 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कह रहा है द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle। मतलब ये देखिए ये हमारे पास सेंटर है, ठीक, और कोई आर्क है हमारे पास, लेट अस से ए बी। ठीक है, तो ये जो आर्क ए बी है, ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये जो आर्क आपका ए बी है ये सेंटर पे जितना एंगल सबटेंड करता है, कैसे करोगे आप इस बात को बताओ। सिंपली ये सेंटर है ओ, आपको क्या करना है, आर्क ए बी के जो एंड पॉइंट्स हैं ए और बी, इसको आपको ज्वाइन करना है किससे, सेंटर से। ठीक, तो यहां पे देखिए जरा, कह रहा है द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर। तो एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ए बी एट द सेंटर कितना है, ये आर्क ए बी ने सेंटर पे कितना एंगल बनाया हुआ है, कितना एंगल सबटेंड किया हुआ है बताइए, एंगल ए ओ बी। तो ये आर्क सेंटर पे जो एंगल बनाएगी यानी कि एंगल ए ओ बी, ये डबल होगा, ये डबल होगा, किसका डबल होगा, ये डबल होगा यानी कि डबल होगा यानी कि 2 टाइम्स, डबल का मतलब 2 टाइम्स होगा, किसका किसका किसका, इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट। ये इट किसके लिए लगा हुआ है, आर्क के लिए, आर्क ए बी के लिए। ठीक है ना, इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। मतलब कि अब ये जो रिमेनिंग पार्ट बचा है सर्कल का, अब कुछ बच्चे कहते हैं सर ये वाला पार्ट लें कि नहीं लें, ना 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 ना, ये ए बी तो कहां कवर हो गया, आर्क में, इस पोर्शन को छोड़ के, ये यहां से यहां तक ए बी पे जितने भी पॉइंट आ रहे हैं इसको छोड़कर आप कोई भी पॉइंट सर्कल की बाउंड्री पे कहीं पे भी ले लीजिए। मतलब आप यहां ले लीजिए, ठीक, सपोज ये पॉइंट पी लिया आपने, यहां पे नहीं होना चाहिए, यहां पे कोई पॉइंट नहीं होना चाहिए आर्क ए बी। कह रहा है ना, पढ़ो जरा, कह रहा है द एंगल सबटेंडेड बाय इट, sorry, the angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle। ध्यान दें स्टूडेंट्स, remaining part of the circle मतलब जो आप पॉइंट लेने जा रहे हैं वो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे आना चाहिए, इस आर्क ए बी पे नहीं आना चाहिए। तो हमने एक पॉइंट पी लिया, तो ये देखिए आर्क के एंड पॉइंट्स ए और बी को पी से ज्वाइन कर दो, तो ये वाला जो एंगल है इसका डबल हो जाएगा कौन, जो सेंटर पे बना हुआ है, यानी कि एंगल AOB is 2 times of what, एंगल APB। ये चीज होती, कोई डाउट है बताइए। ओके, सिंपल है, ठीक। ओके नाउ स्टूडेंट्स, यहीं पे एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, थोड़ा ध्यान देंगे अभी। अगर मैं एक पॉइंट यहां पे ले लूं, ये देखिए M, ठीक है ना, ये पॉइंट M भी तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे आया हुआ है, ठीक। तो यहां से स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान दें कि अगर मैं A को किससे ज्वाइन करूं, M से, और M को किससे ज्वाइन करूं मैं, B से, ये इस तरीके से, ठीक। तो यहां पर भी एंगल AOB डबल होगा किसका, एंगल AMB का, यानी कि एंगल, क्योंकि जो सेंटर पे एंगल बनाया है कॉर्ड AB ने, जो सेंटर पे एंगल बनाया, ये डबल होगा किसके, कि जब ये कॉर्ड सर्कल के किसी और पार्ट पे जो एंगल बनाती है उसका ये डबल होगा। सो एंगल AOB इज इक्वल टू व्हाट, एंगल AMB।
एंगल AOB इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल AMB। कोई डाउट है? ये इक्वेशन 1 हो गई और ये इक्वेशन क्या हो गई? 2 हो गई। फ्रॉम 1 and 2 ध्यान से चेक करो, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। अरे भाई चेक करो ना, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है कि नहीं है? क्यों? दोनों के लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है? एंगल AOB के। अगर दो इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होते हैं तो उसके राइट हैंड साइड भी इक्वल होते हैं। भाई चेक करो ना, ठीक। तो क्या हो जाएगा? फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 दोनों के राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगे? इक्वल, यानी कि 2 टाइम्स एंगल APB इज इक्वल्स टू व्हाट? 2 टाइम्स एंगल AMB। ठीक, अब ध्यान से बच्चों चेक करो, यहां ये वाला 2 ये वाला 2, भाई ये 2 मल्टीप्लाई में उधर आएगा डिवाइड में, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहीं पे इसको कट कर देते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या रिजल्ट आया? एंगल APB इज इक्वल्स टू व्हाट? एंगल AMB। यानी कि स्टूडेंट्स ये क्या है? एंगल APB और AMB क्या है? चेक करिए, एंगल APB और AMB क्या है? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट हैं, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट है। ये क्या बता दिया सर? सुनो ध्यान से बच्चों, अगर हम A से B को ज्वाइन करें तो ये देखिए, एक सेगमेंट तो आपको ये वाला मिलेगा, इसको हम क्या बोलेंगे? माइनर सेगमेंट। और एक सेगमेंट आपको ऊपर भी तो मिल रहा है, ये वाला, ये कॉर्ड AB और आर्क AB से बना हुआ। तो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल, मतलब सेम सेगमेंट में जो एंगल बनेंगे वो आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। यानी कि एंगल AMB इज इक्वल्स टू व्हाट? एंगल APB। यहां से पढ़िए जरा, यही लिखा है पॉइंट नंबर 11, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। ठीक है, सेम सेगमेंट में जो एंगल बनते हैं सर्कल के वो आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, एक दो एग्जांपल हम आपको दे सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए, ये इस तरीके से एक सर्कल है हमारे पास, करेक्ट, और ये देखिए ये PQ ऐसे करके इन्होंने हमें दे दिया, यहाँ पे सेंटर O है। ठीक है, PQ एक कॉर्ड है। ठीक, एक एंगल यहाँ पे दिया, लेट अस से पॉइंट M। ठीक है, यहाँ पे लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे ये पॉइंट M है, करेक्ट, और ये देखिए ये दिया उसने एंगल PMQ, कितना दिया? 30 डिग्री। ठीक, और आपसे पूछ रहा है, ये सेंटर है ना, ये लीजिए, ये वैल्यू कितना होगा? 30 डिग्री होगा। क्यों? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। चेक करो, ये मेजर सेगमेंट में एंगल बने, कौन सा? PMQ और PNQ, तो ये भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ठीक है, और यहीं पे अगर आपको पूछ लेता क्या? एंगल POQ का वैल्यू, तो एंगल POQ कितना हो जाता? 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो देखो ना, आर्क PQ ने सेंटर पे जो एंगल बनाया वो डबल होगा किसका? इसका या फिर इसका, किसी का भी आप बोल सकते हो। ठीक, क्योंकि सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनता है, इट इज जस्ट डबल द एंगल सबटेंडेड बाय दैट आर्क एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ओके, कोई डाउट है बताइए? अब इसी में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 11 को भी हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, इसको थोड़ी सी यहाँ पे समझने की बात है, वो हम आपको बताते हैं। देखिए, इसको आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नाउ ओके, देखिए मान लीजिए आपके पास ये सर्कल है। ठीक, अब ये देखिए यहाँ पर आपके पास सेंटर है और ये आपके पास पॉइंट A है। ठीक, और ये आपके पास पॉइंट B है। ठीक, ये हमने इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया। ठीक, और यहाँ पे आपने पॉइंट M लिया था। ठीक, और ये जो एंगल था आपका कौन सा? एंगल AOB, ये डबल था किसके? एंगल AMB के। ओके, ये डबल था एंगल AMB के। ठीक है, ये सेंटर है O, एंगल AMB के। अब थोड़ा ध्यान दो, अगर ये जो OA है OB, इसको अगर मैं ऐसे खोलना शुरू करूं, ठीक, तो ये वाला एंगल बड़ा होता जाएगा, ये तो बड़ा होता ही जाएगा, उसी रेशियो में ये भी बड़ा होता चला जाएगा। दिखा रहा हूं आपको कैसे, ये देखिए। ठीक, देखो ना, कोई पेन है दूसरा? यस, ये वाला। देखिए ये रेडियस OA है और ये क्या है? OB। ये इसको ऐसे खोलते जाइए तो ये एंगल बड़ा होता जाएगा। ठीक, ये कुछ ऐसा आपको यहां पर दिखाई पड़ेगा। थोड़ी देर के बाद A यहां आ जाएगा और B यहां आ जाएगा। देखो और ज्यादा खुल गया ये इस तरीके से बाहर की तरफ। OA को घुमाना है कैसे? क्लॉकवाइज। OB को घुमाना है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, तो यहां पे आप पहुंच जाओगे। ये एंगल जब ये खुल रहा होगा तो ये एंगल भी बड़ा होता जाता है। आप मेरी बात मान लीजिए। यस सर, क्योंकि जिस रेशियो में ये बड़ा हो रहा है उसी रेशियो में ये भी बड़ा होगा।
थोड़ी देर के बाद क्या होता है, ये ऐसे जब घुमा के इसको डायमेट्रिकली ऑपोजिट कर दोगे, मतलब ए और बी एंड पॉइंट्स बन जाएंगे किसके, डायमीटर के, तब क्या होगा, ध्यान से चेक करो, ऐसा इसको खोलते 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 ऐसे किसको, ओ ए और ओ बी को, अगर ऐसा हो जाए, ये देखिए स्टूडेंट्स, अगर ऐसा हो जाए, बहुत ध्यान चेक करो, अभी भी यहां पर भी एंगल ए ओ बी डबल था किसके, एंगल ए एम बी के, ठीक। अब जब आपने इसको ऐसे खोल के कर दिया तो एक बहुत स्पेशल चीज होती है यहां पर, एम बढ़ते 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 काफी बढ़ जाएगा, और ये बढ़ते 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 कितना हो जाता है वो आपको पढ़ना है। ये देखिए, इसको ज्वाइन करो, इसको ज्वाइन करो बच्चों। जब आपने इसको ऐसे घुमाते घुमाते स्ट्रेट लाइन कर दिया, ओ ए और ओ बी, मतलब पॉइंट बी और ए डायमेट्रिकली ऑपोजिट आ गए, तो ये वाला एंगल कितना बन जाएगा, 180। अरे चेक करो ना, ए ओ बी स्ट्रेट लाइन हो गई। मैं क्या कह रहा हूं कि ए और बी कहां आ रहे हैं, डायमीटर के एंड पॉइंट्स पे, ये ऐसे घुमा दिया, ठीक। तो ये एंगल कितना हो गया बताओ, ये एंगल कितना हो गया, 180। कौन सा एंगल सर, अरे ये वाला एंगल, ये एंगल बढ़ के कितना हो गया, 180 डिग्री। लेकिन क्या पढ़ाया गया था कि जो आर्क होती है वो सेंटर पे जितना एंगल बनाती है वो डबल होता है किसके, इसके। यानी कि बच्चों ये वाला अगर इसका डबल है तो ये वाला इसका हाफ हो जाएगा, सही है। यानी कि ये अगर 180 आ गया तो ये कितना है, 90 है कि नहीं बताइए। तो ये एंगल हो गया 90। ये एक स्पेशल कंडीशन होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। एंगल इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल, नोट करिए क्या, एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। अब ये बच्चे कहते हैं सर और समझा दो, समझ में नहीं आया, तो सुनो ध्यान से, देखो आपको कहीं पे ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा, ये देखिए, ये देखो, ये सेमी सर्कल है, ठीक है। सेमी सर्कल समझते हो ना, सेमी सर्कल मतलब हाफ सर्कल, लगभग, बहुत टेक्निकल डेफिनेशन नहीं बट फिर भी सर्कल का हाफ पोर्शन, ठीक। तो ये एक सेमी सर्कल उसने दे दिया एग्जाम में आपको कहीं पे, ये एक सेमी सर्कल है, ठीक। ये सेंटर है और बोला भी नहीं उसने, बस इतना बोल दिया, ए बी क्या है, ए बी क्या है, डायमीटर है, ए बी क्या है, डायमीटर है। अगर ए बी डायमीटर होगा तो पक्का यहां पर कहीं सेंटर होगा, ठीक। तो सोचो जरा, नीचे का पोर्शन आपको नहीं दिख रहा है लेकिन कंडीशन तो यही होगी ना, ये एंगल कितना होगा, 180। अगर इस सर्कल को हम कंप्लीट करें तो ये 180 होगा, तो यहां पे जो एंगल उसने बनाया होगा लेट अस से एल, तो एंगल ए एल बी कितना हो जाएगा, 90। कोई डाउट है बताइए। तो आज के बाद आप जब भी फिगर देखें, कैसा, एंगल इन द सेमी सर्कल वाला फिगर, मतलब वो ऐसे करके आपको दे देगा, ठीक, ये ऐसे करके, ठीक, बोलेगा पी क्यू क्या है, पी क्यू क्या है, डायमीटर है, ठीक। और यहां पे कोई पॉइंट आपको दे देगा इस तरीके से, बस पी क्यू डायमीटर है, मतलब ये सेमी सर्कल है, और यहां पे पॉइंट दे दिया उसने एन, तो एंगल पी एन क्यू कितना होगा, 90। बिना कुछ सोचे समझे, एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, या एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90 की जगह आप राइट एंगल भी लिख सकते हो, एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, या फिर एंगल इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल, ये भी लिख सकते हो आप, ठीक है। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। अगर वो बच्चों यहाँ पे पॉइंट दे देता m, तब भी p को m से ज्वाइन करेंगे, q को m से, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। कोई डाउट है बताइए। अब इसके आगे की कहानी हम लोग आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। अब क्या होगा, ध्यान से चेक करो, देखो बच्चों, अगर अभी भी मैं OA को घुमाऊं और OB को घुमाता जाऊं तो ये एंगल और बड़ा होता चला जाएगा, क्यों, क्योंकि अब ये 180 से बड़ा हो जाएगा। ध्यान से चेक करिए, कुछ ऐसी कंडीशन आ जाएगी। अब ये सेंटर है O, ठीक है। ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये ऐसे घुमा दो, ठीक, तो A यहां पे आ जाएगा और B यहां पे आ जाएगा, ये सुनो, ठीक। OA को ज्वाइन करो OB को। अब आपको एंगल तो यही वाला देखना है ना, यही तो बड़ा होता चला जा रहा है, पहले इतना था, फिर बड़ा होते होते 180 हुआ, फिर 180 से बड़ा हो गया, ये देखिए, ये 180 से क्या हो गया, बड़ा हो गया, ठीक है ना। ओके, नाउ ध्यान दें, तो यहां से क्या होगा कि यहां पे जो एंगल होगा m वाला, ये और बड़ा हो जाएगा 90 से। अब ये और बड़ा हो चुका है, लेकिन कंडीशन वही रहेगी क्या, कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ठीक, ये डबल होगा किसके, इसके, ठीक। इसको हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, रिफ्लेक्स एंगल। जब आपको 180 से बड़ा दिख जाए यहां पे इस तरीके से, तो इसको आप क्या बोलोगे, रिफ्लेक्स एंगल बोलोगे। कैसे निकालते हैं इस रिफ्लेक्स एंगल को, इसको हम निकालते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, सुन लीजिए। मान लीजिए स्टूडेंट्स कि यहां पर 80 डिग्री दिया हुआ है, कितना,
80 डिग्री। मान लो यहाँ पर एंगल कितना दिया हुआ है 80 डिग्री, मतलब ये वाला छोटा वाला एंगल 80 डिग्री है। तो ये रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकालोगे बाहर वाला? 360 में से माइनस कर दीजिए। क्यों? सेंटर के सर्कल के सेंटर पे पूरा एंगल कितना होता है 360। अरे भाई ये घूम के आए, ये पूरा कितना हो गया 360। सो 360 में से 80 क्या करोगे आप? माइनस करोगे तो ये आपको रिफ्लेक्स एंगल मिल जाएगा। ध्यान दें स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वाला एंगल लिखना है तो केवल इसको हम क्या लिखेंगे? एंगल AOB। ठीक है ना? क्या लिखेंगे इसको? ओनली एंगल AOB। यहां पे मैं आपको लिख के दिखाता हूं। अगर आप ये वाला एंगल लिख रहे हो ओनली, तो इसको तो ओनली एंगल AOB लिखोगे, ये हो गया 80। लेकिन अगर आपने ऐसा लिख दिया, क्या? रिफ्लेक्स शब्द लगा दिया, रिफ्लेक्स AOB, तो इसका मतलब क्या होता है कि आप ये वाले AOB की बात कर रहे हो, जो बढ़ते 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 180 से बढ़ते बढ़ते कुछ ऐसा हो गया है। तो इसको हम लोग कैसे निकालते हैं पता है? 360 में से माइनस करेंगे किसको? 80 को। ठीक, माइनस कर दीजिए, कितना आएगा? 0 - 0 0, 16 - 8 कितना आ जाएगा? 8, और यहां बचेगा 2। सो ये एंगल कितना हो गया? 280। लेकिन हमारा फंडा तो वही चलेगा ना, क्या कि ये आर्क AB ने सेंटर पे जितना एंगल बनाया है वो डबल होता है किसके? ये वाले एंगल के। सही है ना? तो बताओ ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 280 का हाफ। 280 का हाफ कितना होता है? 140 डिग्री। कोई डाउट है बताइए? अब 1-2 सवाल ऐसे मैं आपको और देता हूं, ठीक है ना? इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। कर लिया? चलो अब देखो जरा डायरेक्ट सवाल कैसे करेंगे। यहां पे बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं जब ऐसा डायग्राम आ जाता है। ठीक है, चलो देखो जरा कैसे करोगे। बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है इसमें। ये देखिए, ये सेंटर है, ठीक, और आपको कुछ ऐसे करके इन्होंने डायग्राम दे दिया। ठीक, ये है आपका, आपके पास P, ये है Q, ठीक, और यहाँ पे N दिया हुआ है, और आपको पूछा हुआ है क्या? एंगल PNQ का वैल्यू आपसे पूछा है। ठीक, और यहाँ पर ये सेंटर O, ये एंगल इसने आपको 70 डिग्री दे दिया है, और PNQ आपको निकालना है। कैसे निकालोगे? सबसे पहले आप क्या निकालोगे? रिफ्लेक्स एंगल। ठीक, ये वाला एंगल निकालिए सबसे पहले। तो एंगल PNQ आपको बताना है, इसके लिए आपने क्या निकाला? रिफ्लेक्स एंगल POQ। सुनो, POQ नहीं, ना 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 ना, POQ कितना है? 70 है। रिफ्लेक्स POQ क्या है? ये वाला। ठीक, तो रिफ्लेक्स एंगल POQ इज इक्वल्स टू क्या करेंगे? 360 में से क्या माइनस करेंगे? 70। ओके, तो कितना हो जाएगा? 0 - 0 0, 16 - 7 कितना हो जाता है? 9, और 290 डिग्री। सो ये बाहर वाला एंगल कितना आ गया? रिफ्लेक्स एंगल 290 डिग्री। अब सेंटर पे जो एंगल बनाया है किसने? ये मेजर आर्क PQ ने। ये देखिए सेंटर पे जो एंगल बनाया वो डबल होगा किसके? सर्कल के किसी और पार्ट पे बने हुए एंगल के, यानी कि इस एंगल के क्या होगा? डबल। सो 290 का हाफ कर दोगे तो N मिल जाएगा। ठीक, यानी कि एंगल PNQ कितना हो जाएगा बताइए? 290 का हाफ करिए, कितना हो जाएगा? 2 1 2, 2 4 2 5, 145 डिग्री। सो ये कितना हो गया? 145 डिग्री। बताइए कोई डाउट है? तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को करते हैं। ओके, कर लीजिए।